हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका नोडल प्लेन और नोड्स क्या होते हैं। ठीक है, इससे पहले क्वांटम संख्याएं पढ़ी थी और साथ ही साथ में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप के बारे में पढ़ा था कि आपका जो एस पी डी एफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप क्या होती है और उसमें आप एम और एल के मान जो क्वांटम संख्याएं थी वो देखी थी। अब उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका नोडल तल। नोडल तल या फिर आप इसको सिंपली नोड भी बोल सकते हो। नोडल तल या जब नोड की बात करते हो तो देखिए, अगर इससे पहले कक्षक की बात करें तो देखिए, जब आप परमाणु की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे ये होता है कि आपका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये कोष होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो कोष हैं उन्हीं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उनके देखिए ये बीच वाला स्पेस तो खाली रह गया। एक तरीके से यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो बीच वाला स्पेस है वो खाली रह गया। तो परमाणु का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, क्या परमाणु का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी अधिकतम होती है वो क्या कहलाता है आपका कक्षक। तो ये वाले जो पार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे ही तो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन्हीं कक्षाओं में एक पर्टिकुलर आपका जो जगह है वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। हर जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, तो परमाणु का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है या अधिकतम होती है उसको क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं। और ऐसे ही आप इसको दूसरा एक वर्ड आता है आपका नोडल तल या नोड। परमाणु का वह क्षेत्र या वह तल जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता, क्या परमाणु का वह तल जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता या इलेक्ट्रॉन घनत्व न्यूनतम होता है, या फिर आप न्यूनतम की जगह शून्य भी बोल सकते हो। तो आपके लिए डेफिनेशन ये हो जाएगी, परमाणु का वह तल जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता या इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने या इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है वो न्यूनतम या शून्य हो, क्या कहलाता है आपका नोडल तल या नोड कहलाता है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये देखिए कि नोडल तल या नोड की जब अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा। देखिए, अगर आप कि किसी भी कोश के लिए या कोई भी आपका कक्षक ऐसा कुछ दे रखा है तो उसके लिए नोड की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो जो नोड्स होते हैं उनकी संख्या होती है एल के समान। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई दी कि परमाणु का वह तल जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता या इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है वो न्यूनतम या शून्य होता है, क्या कहलाता है आपका नोड। और यहाँ पे ये जो नोड्स की कि किसी भी परमाणु में या कोई जो आपको कक्षक दे रखा है उसमें कितने नोड होंगे, उन नोडों की संख्या हो जाएगी आपके कितनी, एल। तो देखिए, अगर आप एस कक्षक की बात करोगे, एस कक्षक के लिए नोड कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे इसके लिए कोई नोड नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पी कक्षक के लिए नोड की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 एस पी डी। यहाँ पे इसके लिए नोड की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। और एफ के लिए जो नोड्स की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, तो देखिए नोड्स निकालने का तरीका क्या है कि जो भी आपके एल की वैल्यू आती है वही क्या है आपके नोड या फिर नोडल तल की संख्या होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर यहाँ पे मैं बात करूँ स्पेशली डी ऑर्बिटल्स की, तो डी ऑर्बिटल्स में मैंने आप लोगों को बताया था ये ऐसे होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अगर आपके पास ये वाले कक्षक हैं तो इनके लिए नोड्स या नोडल तल की जो संख्या होती है वो 2 होती है, ये। ठीक है, लेकिन अगर आप डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर या डी जेड स्क्वायर की बात करते हो तो यहाँ पर कोई नोड नहीं पाया जाता। ये स्पेशल है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डी एक्स वाई, डी वाई, सिंपली अगर ये पूछिए कि डी कक्षक के लिए नोड्स की संख्या तो आप लोगों को बोलना है 2। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ हो अलग से मेंशन कर रखा हो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स इसके लिए, तो वो तो वही बात है 2। लेकिन डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी
जेड स्क्वायर के लिए जो नोड्स की संख्या होती है वो 0 होती है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर व डी जेड स्क्वायर जो है, जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं उनके लिए कोई नोड नहीं पाए जाते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप नोड की बात कर लिए कि परमाणु का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन या परमाणु का वह तल जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व न्यूनतम होता है नोड कहलाता है या नोडल तल कहलाता है। ठीक है, और नोडल तल की संख्या सीधे सीधे वो संख्या पूछते हैं कि इसमें कितने नोडल तल होंगे या नोड्स की संख्या कितनी होगी, तो नोड की जो संख्या होती है वो एल के बराबर होती है। यहाँ पे देखिए ये जो नोड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका कोणीय नोड, कोणीय नोड, कोणीय नोड या फिर इसको बोलते हैं एंगुलर नोड्स। ठीक है, तो कोणीय जो नोड होते हैं उनकी संख्या भी किसके बराबर होती है, वो भी होती है आपकी एल के बराबर। अगर किसी भी कक्षा में वो आप लोगों से ये पूछे कि इसमें कोणीय नोड की संख्या कितनी है, तो भी किसके बराबर बतानी है, एल के बराबर। ठीक है, तो देखिए जैसे आप लोगों के पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि 1s है। ठीक है, 1s हो सकता है, 2s हो सकता है, कुछ भी हो। इसके लिए कोणीय नोड, तो कोणीय नोड कितने हो जाएंगे इसके लिए, 0। इसके लिए कोणीय नोड नहीं होंगे। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ, जैसे आपके पास है 3p के लिए कोणीय नोड, तो आपको केवल l की वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो p के लिए आपको पता है कोणीय नोड कितने हो जाएंगे, 1। ठीक है, जनरली वो s p d f ऐसे भी पूछ सकते हैं, या फिर आगे ही आपका मुख्य क्वांटम संख्या का मान लगा के भी पूछ सकते हैं। तो आपको तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि कोणीय जो नोड होते हैं उनकी संख्या भी l के बराबर ही होती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है आपके पास त्रिज्य नोड, त्रिज्य नोड या फिर इसी को बोलते हो आप रेडियल नोड्स। ये जो आपके रेडियल नोड्स होते हैं इनकी जो संख्या होती है वो होती है n माइनस एल माइनस 1। ध्यान रखना, त्रिज्य नोड है, रेडियल नोड्स, इनकी जो संख्या होती है वो होती है n माइनस एल माइनस 1 के बराबर। ठीक है, तो आपके पास जैसे क्वेश्चन ऐसा कुछ आएगा कि अभी जैसे अपन बात कर रहे हैं कि 4s है के लिए त्रिज्य नोड, त्रिज्य नोड। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे त्रिज्य नोड की जब बात आती है तो n की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 4, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4। l की वैल्यू s के लिए देखनी है तो ये कितनी हो जाएगी, 0, और -1 करना है, तो इसका मतलब आपके पास कितनी आ गई, त्रिज्य नोड की संख्या 2। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि आपके पास ऐसे है 3p अगर ऐसा कुछ है के लिए त्रिज्य नोड कितने हो जाएंगे, तो त्रिज्य नोड आपके n की वैल्यू 3, p की वैल्यू 1। p की वैल्यू अगर आपके पास 1 है, सॉरी p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, sp 1 और 1 ही है, तो ये हो जाए आपका 1। तो देखिए यहाँ पे सिंपली आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि नोड क्या होते हैं, परमाणु का वह क्षेत्र या वह तल जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता न्यूनतम या शून्य होती है, आपके क्या कहलाते हैं, नोड या नोडल तल कहलाते हैं। और नोडल तल या नोड की जो संख्या होती है वो एल के बराबर होती है। ठीक है, एल कौन सी, द्विंगशीय क्वांटम संख्या के बराबर होती है। जो आपके नोड होते हैं उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं आपके कोणीय नोड या जिनको आप बोलते हो एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स की जो संख्या होती है वो भी आपके द्विंगशीय क्वांटम संख्या या एल के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो सेकंड पॉइंट आता है या सेकंड जो टाइप आता है नोड का वो होता है त्रिज्य नोड। और जो त्रिज्य नोड होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो होती है n माइनस एल माइनस 1। कौन सा वाला, n माइनस एल माइनस 1। तो आप लोग यहाँ पे नोड्स की संख्या निकाल सकते हो। तो कुछ भी दे रखा हो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, नोड्स की संख्या निकाल सकते हो। अगर कोणीय नोड और त्रिज्य नोड दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल नोड्स की संख्या आ जाएगी, वो भी आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये आपका जो नोड वाला टॉपिक है वो उससे रिलेटेड है। कक्षकों की जो आकृतियाँ हैं उसी में ये नोड्स आते हैं कि कौन से कक्षक के लिए कितने नोड आते हैं। ठीक है, उसके बाद में
अब है ना क्या करेंगे कि जो उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है, उपकोषों में ये इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वो किस प्रकार से भरे जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, उसके लिए जो किसी भी परमाणु के लिए जो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो, उससे पहले आपको 3 नियमों का पता होना चाहिए, उसके आधार पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो। तो सबसे पहला नियम आता है आपका अफबाउ नियम। ठीक है, तो अफबाउ नियम या इसी को बोलते हैं N+L का नियम, वो भी अभी देखेंगे। इसी का एक नाम क्या है, N+L का नियम। क्या बोलते हैं, N+L का नियम। अब ये नियम क्या कहता है, ठीक है, अफबाउ के नियम के अनुसार उपकोषों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। कैसे कि उपकोषों में जब इलेक्ट्रॉन भरोगे ऐसे, जैसे आप 1s है, 1s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में 2s, फिर 2p, 3s, 3p, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते हो। देखिए आपके पास ये जो आपका कोई भी एटम है उसका न्यूक्लियस है या नाभिक है, और यहाँ पे आपको पता है कोष पाए जाते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉन ऐसे ही तो भरते हो 1s में, फिर ये पूरा हो गया तो फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत जो वेरिएशंस आती है उसको भी अपने को ये देखना है। जनरली तो यही होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर दो, पहले वाले कोष में इलेक्ट्रॉन भर दोगे पूरे, तो फिर उसके बाद में जो बच गए वो इलेक्ट्रॉन 2s में चले जाएंगे, मतलब इस वाले कोष के उपकोषों में चले जाएंगे, फिर इसमें चले जाएंगे, फिर इसमें चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो थोड़े बहुत क्या आए जाते हैं, एक्सेप्शन या अपवाद होते हैं, उनको भी अपन यहाँ पे देखेंगे, या फिर अच्छे से अपने को स्टडी करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें जाएंगे, फिर इसमें जाएंगे, फिर इसमें, और फिर 3p के बाद में वो 3d में नहीं जाके 4s में जाते हैं। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए अफबाउ ने एक नियम दिया था जिसको बोलते हैं N+L का नियम या अफबाउ का नियम। अब देखिए वो नियम है क्या। देखिए अफबाउ के अनुसार उपकोषों में इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं। जिनकी ऊर्जा का मान कम है पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ भरे जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले में, फिर उससे उच्च ऊर्जा वाले में। कहने का मतलब अफबाउ ने यह बताया था कि परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अफबाउ का नियम कहते हैं। अब अपने को क्या पता चले कि ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है, तो ऊर्जा का वो जो बढ़ता हुआ क्रम उसको बताने के लिए उन्होंने कहा कि ऊर्जा का जो क्रम होता है, उपकोषों की ऊर्जा का जो निर्धारण होता है वो N+L के मान के आधार पर किया जाता है। जिस उपकोष के लिए या जिस कक्षक के लिए N+L का मान अधिक होगा उसकी ऊर्जा का मान भी अधिक होगा, और जिसके लिए N+L का मान होगा N+L का मान कम होगा उसके लिए ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। इसी को आप एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपके पास है 3D और फिर ये 4s, दो आपके कक्षक है। इनकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए, मैं अगर इनके n की बात करूं तो यहाँ पे इसके n की वैल्यू कितनी है, 3। कितनी है, 3। आप लोगों को n की वैल्यू निकालनी आती है, और इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, 4। यहाँ पे l की वैल्यू देखिए, यहाँ पे l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है, 0, 1, 2 SPD, ये हो गए। s के लिए l की वैल्यू 0। यहाँ पे मैं N+L को जोड़ रही हूँ तो देखिए ये मान कितना आ जाएगा, 3 + 2 कितना हो गया, 5, 4 + 0 4। तो अगर आप 3D की बात करो तो इसके लिए N+L का मान कितना आ रहा है, 5। अगर आप 4s की बात करो तो इसके लिए N+L का मान कितना आ रहा है, 4। तो एक चीज़ वापस आप देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, ये आपका न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पे ये कोष पाए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें 1s, फिर ये 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, नेक्स्ट 4s, 4p, 4d, 4f। ऐसे ही आपके उपकोष पाए जाते हैं। इन कोषों में ऐसे उपकोष पाए जाते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन आप इसमें भरोगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरोगे, फिर 2 इसमें, फिर उसके बाद में इसमें,
ये, फिर यहाँ पे 3p हो गया। अब अपने को देखो इसमें भी आप लोग अगर सबका देखोगे तो सब में निकाल के देख लेना, जिसके लिए n+l का मान कम है वो आपका उसी में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये सीक्वेंस सही फॉलो होता है। उसके बाद में देखिए 3p जब पूरा कंप्लीट भर जाता है तो उसके बाद में इलेक्ट्रॉन 3d में ना आकर पहले 4s में भरे जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखा जाता है कि इन दोनों में n+l की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे n+l की वैल्यू 3d के लिए n+l की वैल्यू कितनी आती है 5, 4s के लिए जो n+l है उसकी वैल्यू कितनी आती है 4, ठीक है। तो आफबो का नियम ये कहता है कि परमाणु के उपकोशों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं और कोशों जो आपके उपकोशों की ऊर्जा का जो निर्धारण है वो n+l के नियम के अनुसार किया जाता है। जिस उपकोश के लिए या जिस कक्षक के लिए जो आपका n+l का मान है वो कम आता है उसकी ऊर्जा का मान कम होता है, और जिसके लिए n+l का मान अधिक होता है उसकी ऊर्जा का मान भी अधिक होता है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ लिया कि 3d और 4s की बात आ गई। अब यहाँ पे कई बार क्या आता है कि दो कक्षकों के लिए n+l का मान भी बराबर हो जाता है। क्या देखना है कि यदि, ठीक है, यदि दो कक्षकों के लिए n+l का मान बराबर आता है तो उस स्थिति में उस कक्षक की ऊर्जा का मान अधिक होता है जिसके लिए n का मान अधिक हो, ठीक है। रिपीट कर रही हूँ कि यदि दो कक्षकों के लिए n+l का मान बराबर आता है तो उस कंडीशन में ये देखा जाता है उस समय ये देखा जाता है कि जिस कक्षक के लिए n की वैल्यू ज़्यादा है उसकी ऊर्जा का मान भी ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा 4f और एक है आपका 5d, दो कक्षक है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको और आगे करोगे तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ जाएगा 5s 5p 5d 5f, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मतलब उपकोश आ जाएंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितनी है 4, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं l की वैल्यू की बात करूँ तो f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 3, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2। तो यहाँ पे देखिए n+l, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 7, और यहाँ पे भी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7। तो अब तो कन्फ्यूजन हो गया कि n+l के हिसाब से तो यहाँ पे दोनों ही मान बराबर आ रहे हैं, तो किसकी ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में ये देखा जाता है जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान या n का मान अधिक होता है उसकी ऊर्जा का मान अधिक होता है, ठीक है। इन दोनों में से इसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि इसके लिए n की वैल्यू अधिक है, ठीक है। तो कहने का मतलब यदि दो कक्षकों के लिए n+l का मान समान आता है तो उस कंडीशन में उस कक्षक की ऊर्जा का मान अधिक होता है जिसके लिए n का मान अधिक हो। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ऊर्जा अधिक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे फिर उसके बाद में इसमें भरे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं, पहले कम ऊर्जा स्तर में फिर उससे ज़्यादा ऊर्जा स्तर वाले में, ठीक है, या फिर ऐसे ऊर्जा स्तर में जिसके लिए ऊर्जा का मान ज़्यादा हो, तो पहले कम वाले में फिर बढ़ते हुए। तो एक बार इसको वापस मैं बोल रही हूँ कि आफबो का नियम ये कहता है कि परमाणु के उपकोशों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं और इन उपकोशों की ऊर्जा का निर्धारण n+l के आधार पर किया जाता है। जिस कक्षक के लिए n+l का मान अधिक होता है उस कक्षक की ऊर्जा का मान भी अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल आ गया। और नेक्स्ट आपका ये हो जाएगा कि यदि दो कक्षकों के लिए n+l का मान समान होता है तो उस स्थिति में उस कक्षक की ऊर्जा का मान अधिक होता है जिसके लिए n की वैल्यू अधिक हो। तो ये आपका ये, ठीक है। अब देखिए जो आप लोगों ने कई बार बुक में इसके लिए एक डायग्राम भी देखा होगा, वो देखिए, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, नेक्स्ट 5s 5p 5d, आगे तक चलता रहेगा
6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f ये चलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे इनको आगे तक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हो तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे ऐसे कुछ शुरू करना है, इसको काटते हुए एक हल्की सी लाइन खींचनी है, ठीक है। फिर ये देखिए होता क्या है कि यहाँ से आप लोगों को शुरू करना है। जैसे ही आप यहाँ पे ये आए, ये एरो का साइन है, इसको पीछे से मिला दीजिए, फिर वापस यहाँ से शुरू कीजिए, फिर इसको पीछे ले जाइए, फिर वापस ऐसे शुरू कीजिए। अब इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने काटे हैं, तो हर बार आप लोगों को n+l का मान निकाल के नहीं देखना पड़े, इसके लिए ये ऐसा कुछ आरेख बनाया हुआ होता है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि ये 1s है, यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर उसके बाद में जैसे ही आप यहाँ से इधर से आते हो तो फिर ये 2s आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहीं भरे जाएंगे, आगे कुछ नहीं है। फिर यहाँ से आया तो फिर 2p में आएगा, फिर 3s में आएगा, ऐसे आएगा। फिर उसके बाद में अगर आप वापस जाके ऐसे आते हो तो 3p में, और फिर यहाँ पे देखना ये जो 3p है उसके बाद में 3d नहीं है, कौन सा है, 4s आया है, ठीक है। तो आपको फिर 4s में इलेक्ट्रॉन बढ़ने, 3p के बाद में इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ने, 4s में। फिर उसके बाद में अगर आप इसको पीछे ले जाते हो तो फिर 4s के बाद में क्या आता है, 3d, ठीक है। आपको यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पे जो खत्म हो जाए तो फिर वापस शुरू करो, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें, फिर इसमें, ऐसे ही करते करते 3p के बाद में 4s में, फिर 3d के बाद में 4p में। 4p में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में 4d में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट किस में जाएंगे, 5s में। ऐसे ही फिर 5s होने के बाद में फिर 4d में जाएंगे, फिर 5p में, फिर 5p के बाद में 6s में। ऐसे 6s होने के बाद में वापस 4p में इलेक्ट्रॉन, 4f में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये आप लोगों को एक आरेख, ये आफ्बो ने बताया था कि अगर आप इलेक्ट्रॉन भरते हो, परमाणु के उपकोशों में इलेक्ट्रॉन भरते हो, तो आपको इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, क्योंकि ये किसके आधार पर बनाया हुआ है, ये आपका n+l के आधार पर। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे वो आपका कौन सा था, ये आपका 4f था एक तो, और एक 5d की बात हो रही थी। दोनों के लिए n+l का मान कितना आता है, 7 आता है, लेकिन आपको पहले इसमें बढ़ना है। क्यों, क्योंकि इसकी ऊर्जा का मान कम था और इसकी ऊर्जा का मान क्या था, ज़्यादा था, ठीक है। तो आप नीचे लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनों को उपकोशों में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम है ये वाला, ठीक है। हर बार n+l लगा के देख लीजिए, या फिर एक बार ऐसा कुछ बना के देखिए। मैंने ये आगे वाले इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपके जो आवर्त सारणी में जितने एलिमेंट है वो लगभग यहाँ तक आके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और बनाना चाहो तो और बना सकते हो, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी आप लोग ये देख सकते हो। तो आप लोगों को अब इलेक्ट्रॉन भरने आने चाहिए। पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरोगे, फिर 2 इसमें, फिर 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भरोगे, फिर क्या भरोगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद में इधर जाके इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, फिर आगे रह जाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरोगे, फिर ऐसे आओगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो आप लोग खुद इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। किसी भी परमाणु के लिए मैं ये बोलूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, या फिर आप लिख सकते हो, तो आप लोग को वो लिखना आना चाहिए। तो ये क्या है आपका आफ्बो का नियम या n+l का नियम। अब एक चीज़ यहाँ पे यही देखिए कि अगर मैं यहाँ पे, जैसे छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कि जैसे आपके पास है 4d है, एक है आपके पास 5p है, एक है 6s। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि 4d, 5p और 6s, इसको ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखना है। तो यहाँ पे सबके लिए आप n+l लगा दो। क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि 4d, 5p और 6s, इसको ऊर्जा के बढ़ते क्रम में या फिर ऊर्जा के घटते क्रम में, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसमें करना है, घटते क्रम में, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अगर आप n+l की बात करोगे तो n की वैल्यू तो कितनी है 4, l की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये 6 और ये 0। अगर आप सबके लिए n+l देखते हो तो 4 + 2 6,
ये भी 6 और ये भी 6, तो n+l के हिसाब से तो सबकी ऊर्जा का मान समान आ रहा है। तो सेकंड पॉइंट क्या था कि आप लोगों को वो देखना है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा n की वैल्यू कहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे n की वैल्यू ये रही, उससे कम ये और इससे कम ये। तो देखिए 6s की ऊर्जा का मान सबसे ज़्यादा होगा, फिर 5p की, और सबसे कम होगी आपकी 4d की ऊर्जा। तो यहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शन हो तो ऐसा कुछ आपको सही टिक करना है कि ऊर्जा का घटता हुआ क्रम। अब एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे सीक्वेंस ये जो है 4d 5p और 6s ये भी सही है, लेकिन ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। क्वेश्चन में ध्यान से देखना होता है, आप लोगों को ध्यान से ये पढ़ना होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। कई बार क्या हुआ, ऑप्शन में ये भी दिया हुआ होता है और ये भी दिया हुआ होता है। यहाँ पे देखिए ये जब दिया हुआ है तो वहाँ पे ये है कि ये बढ़ता हुआ क्रम है और ऊर्जा का क्रम सही भी है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम बताइए, उन्होंने पूछा है कि ऊर्जा का घटता हुआ क्रम बताइए। तो ऊर्जा का घटता हुआ क्रम ये हो जाएगा, ठीक है। आवो के नियम के बाद में सेकंड पॉइंट आता है, या सेकंड जो नियम है वो आता है आपका पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम, ये क्या होता है, ठीक है। देखिए जैसे आवो ने एक सिद्धांत दिया था, वैसे ही पाउली ने बताया था कि परमाणु के कक्षक में, ठीक है, परमाणु कक्षकों में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। कक्षक की बात करें, कोश उपकोश कक्षक मतलब ऑर्बिटल्स की बात करें, परमाणु किसी भी परमाणु के कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जिनका कि चक्रण विपरीत हो। तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि किसी भी कक्षक में जो आपके विपरीत चक्रण वाले अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, या फिर इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान, किसी भी परमाणु में जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी चारों क्वांटम संख्याओं, ठीक है, किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं आता है, ठीक है। 3 का समान हो सकता है, चौथी का डिफरेंट होगा ही होगा, वो अभी देखेंगे कैसे। तो देखिए इनके जो नियम है, उनका जो नियम है उसके 2 आपके स्टेटमेंट आते हैं। सबसे पहला तो ये है कि किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जब आप कक्षक बनाते हो ऐसे ही तो बनाते हो, जैसे ये P उपकोश है उसमें 3 कक्षक है, तो एक जो कक्षक है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं जिनका कि क्या हो, चक्रण विपरीत हो। चक्रण विपरीत का मतलब एक की डायरेक्शन ये है तो एक की ये, ऐसे नहीं भर रही हूँ मैं, ये आपका गलत है, ठीक है। तो एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरना है, और इन्होंने साथ साथ ये बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, वो भी कौन से वाले, विपरीत चक्रण वाले। समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे नहीं भरोगे, ठीक है। तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, वो भी क्या, विपरीत चक्रण वाले। और फिर उसी के साथ साथ इन्होंने ये बताया कि इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, या ये स्टेटमेंट काम में ले सकते हो कि एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं होता। इसको समझिए, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। यहाँ पे अगर आप ये बात करोगे कि 3p3 है और एक है 3p4 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n, l, m और s, ये 4 क्वांटम संख्याएं देखनी है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है कि 3p में कौन सा तीसरा इलेक्ट्रॉन है और ये 3p का चौथा इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू 3, इसमें भी 3, l की वैल्यू दोनों ही p है तो s p ये 1, ठीक है। m की वैल्यू देखिए तीसरा अगर आपके पास p है तो यहाँ पे -1 0 +1 होगा। तो देखिए पहला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ रहा है
दूसरा और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो तीसरे के लिए यहाँ पे क्या हो गया, +1 है, चौथे के लिए क्या है, -1। एस का मान आपका +½ आ सकता है, क्योंकि स्पिन का यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। स्पिन का अपने को एक ही ऑर्बिटल में दो अलग अलग जो दो इलेक्ट्रॉन है उसका पता कर सकते हैं कि एक का प्लस है तो दूसरा का माइनस होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका प्लस है तो इसका भी प्लस हो, तो देखिए N, L और S इसके मान समान हो सकते हैं, लेकिन M के मान तो अलग हो गए। ऐसे ही मैं ये बोल रही हूँ कि आपके पास क्या है, जैसे सोडियम की बात कर लो, या सोडियम की किसी की भी बात करते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि जो 11वां और 12वां इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या फिर इसी की बात करते हैं, इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब नियोन। मैं नियोन का कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ कि ये आता है 1s2 2s2 2p6, ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो देखिए इसका एक तो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, मतलब पहला और एक चौथा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि मैं ये बात करूँ कि एक तो है 2p1 की बात करूँ और एक बात करूँ मैं 2p4, मतलब एक तो आपका नियोन में ही पहला वाला इलेक्ट्रॉन है और एक चौथे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको ध्यान से समझना कि जैसे यहाँ पे वो ये कहेंगे ये है p -1 0 और ये है आपका +1। तो देखिए पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैं पहले की और चौथे की बात कर रही हूँ तो n की वैल्यू दोनों में ही 2 2 है, ये भी 2 ये भी 2। l की वैल्यू भी दोनों में क्या है आपका, l की वैल्यू 1 1। m की वैल्यू देखिए इसके लिए भी -1 है, दूसरे के लिए भी -1 -1 -1। लेकिन अगर s की वैल्यू की बात करें तो एक का अगर किसी का भी +½ मान लोगे तो दूसरे का अपने आप ही क्या हो जाएगा, -½ तो यहाँ पे देखिए 3 क्वांटम संख्याएं तो समान हो गई, लेकिन s डिफरेंट हो गई। तो पाउली ने ये बताया था कि किसी भी एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। समझ में आ गया। और या फिर इसी को इन्होंने ऐसे भी कहा था कि एक ही कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जिनका चक्रण विपरीत हो। क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पे ये वाले जो आपके दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इनके लिए 3 जो क्वांटम संख्याएं हैं शुरू वाली N, L, M के मान समान आ सकते हैं, लेकिन चौथी तो अलग हो जाएगा क्योंकि एक का +½ है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं करी कि कौन से का +½ है या कौन से का -½ है। एक का अगर आप +½ मानते हो तो दूसरे का अपने आप ही आप लोगों को -½ मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं वो अलग अलग हो गई, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि 3 क्वांटम संख्या सेम हो सकती है, चौथी क्वांटम संख्या कभी भी सेम नहीं होती है। तो देखिए पाउली का जो अपवर्जन नियम है उसको आप ये बोल सकते हो कि किसी भी परमाणु के जो कक्षक होता है, किसी भी परमाणु का जो कक्षक है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं जिनका क्या हो, चक्रण विपरीत हो। या फिर इसी को आप ऐसे बोल सकते हो कि जो आपके एक परमाणु में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं होता है। तो ये आपके 2 नियम हो गए। नेक्स्ट थर्ड आपका जो नियम आता है वो आता है हुंड का बहुलकता का नियम। नेक्स्ट है हुंड का बहुलकता का नियम। हुंड का बहुलकता का नियम, इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब इसका मतलब क्या होता है वो अपने को देखना है, ठीक है। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, या फिर इसी को आप बोलते हैं हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। हुंड ने ये कहा था कि एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। इसका मतलब समझिए, जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया था, ये आपका S उपकोष है, नेक्स्ट है आपका
P और फिर ये है आपका D, F भी चलेगा ऐसे ही। तो ये आपका S उपकोष है, ठीक है, P उपकोष, नेक्स्ट D उपकोष। एक S उपकोष में एक ही कक्षक, एक P उपकोष में 3 P कक्षक, एक D उपकोष में 5 D कक्षक। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखना कि आपका जो S उपकोष है इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे इन्होंने कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको P में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आप 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करोगे 1 2 3 4। एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे भरने, फिर बाद में उनकी पेयरिंग या युग्मन करना है। ऐसे नहीं कि 4 इलेक्ट्रॉन दे रखे, 2 इसमें शुरू वाले में भर दिए और 2 इसमें भर दिए, ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है। तो हुंड का कहने का मतलब, हुंड का जो नियम है उन्होंने इस नियम में ये बताया था कि एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। ये क्या है आप पे हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। अब इसमें अधिकतम बहुलकता कहाँ से आई वो चीज़ समझिए। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता रही हूँ कि ये आपके 2 कॉन्फ़िगरेशन है, इसी को आप ऐसे, जैसे मैं P4 की बात कर रही हूँ, ठीक है, P4 की बात कर रही हूँ, तो P4 के लिए आपने कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा 1 2 3 और 4। एक आपके P4 को लिखने का तरीका अगर ये हो, सपोज दोनों इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे भर दिए, तो अब यहाँ पे देखिए स्पिन क्वांटम नंबर, बहुलकता का मतलब यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर चक्रण क्वांटम संख्या से होता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे S की वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखिए ये जो आपका है, एक इसका अगर +½ है तो दूसरे का अपने आप ही क्या हो गया, -½ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए S की वैल्यू, तो इन दोनों के लिए, क्योंकि मेरे को चारों के इलेक्ट्रॉनों के लिए देखना है, तो यहाँ पे देखिए दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए S की वैल्यू 0 आ जाएगी। एक की +½ है तो दूसरे की -½ यहाँ पे इसकी +½ है, इसकी भी +½ है, तो इसके लिए स्पिन का मान कितना आ जाएगा, +½ दोनों को जोड़ दो, या फिर -½ क्योंकि साइन तो केवल जो प्लस और माइनस है वो क्या बता रहे हैं कि आपका जो चक्रण है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पे प्लस माइनस वैसे कोई मतलब नहीं होता, प्लस माइनस साइन का मतलब केवल और केवल आपको यहाँ से दिशा या चक्रण से मतलब है। अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या का मान देखूं तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ है तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, -½ टोटल इस दोनों के लिए 0। अगर इसमें मैं बात करूं तो एक का +½ है दूसरे का -½ तो यहाँ पे ये कितना आ गया, 0। तो देखिए इस वाली कंडीशन में स्पिन का मान कितना आ रहा है, 0। इस वाली कंडीशन में स्पिन का मान आ रहा है 1। तो हमेशा ऐसे इलेक्ट्रॉन भरना है कि बहुलकता का मान स्पिन चक्रण क्वांटम जो आपका स्पिन जो या चक्रण क्वांटम संख्या है उसका मान कितना आना चाहिए, अधिकतम। इसी को बोलते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी या हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए जो 3 नियम हैं, आव्बो का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम और साथ ही साथ में हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, ये जो 3 चीज़ें हैं इसको आप ध्यान में रखोगे, उसके बाद में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखोगे। और साथ ही साथ में आप लोगों को एक स्पेशल नोट पता होना चाहिए कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का जो स्थायित्व होता है वो अन्य कक्षकों की तुलना में अधिक होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित क्या चीज़ है।